हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे ही पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन के बारे में, उसी के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया था। उसी क्लासिफिकेशन को हम ब्रॉडली इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे किंगडम्स के बारे में, जो हमने उस चैप्टर में बस कैटेगरी किंगडम पढ़ा था। यहाँ पे उस किंगडम को हम डिस्क्राइब करेंगे, ईच किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर किंगडम में आते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन समझते हैं, जो कि बहुत पहले से बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग पहले से करते आ रहे थे, और किस तरह से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ उसको स्टडी करते हैं। तो एरिस्टोटल ये वन ऑफ द फर्स्ट थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए ऑन ए साइंटिफिक बेसिस। इससे पहले ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता था? बेस्ड ऑन फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको एक कैटेगरी में वो रख देते थे, जो पहले के इंडिविजुअल्स रहते थे, राइट, हमारे एंसेस्टर्स। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको किसी ना किसी तरह से डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एनिमल्स को कैटेगराइज किया था, प्लांट्स को उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। लेकिन एरिस्टोटल पहले ऐसे इंसान थे जो कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या कंसिडर किया था? जितने भी प्लांट्स थे या फिर जितने भी एनिमल्स थे, उनके कुछ कैरेक्टर स्टडी किए थे। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनका उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी किया। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस। उसका स्टडी करके उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़ में क्लासीफाई किया था। वैसे ही जो एनिमल्स थे उनको रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था, या रेड ब्लड के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो एनिमल्स जिनका जो ब्लड है वो रेड है, उनको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा था, और वो ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड नहीं होता उनको उन्होंने दूसरे कैटेगरी में रखा था। उसी तरह से लीनियस, अनदर साइंटिस्ट, इन्होंने किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया? इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आइदर जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है वो आइदर ग्रुप प्लांटी में रखते थे या फिर उनको ग्रुप एनिमेलिया में रखते थे। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे जिसको देख के कि उन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया में रखने का कोशिश किया। लेकिन लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्लांटी अलग, प्लांटी में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है वो प्लांटी में चले जाते थे, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है वो एनिमेलिया में चले जाते थे। लेकिन उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिसको कि डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, आइदर वो प्लांटी में इंक्लूड होंगे या फिर एनिमेलिया किंगडम में इंक्लूड होंगे। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फर्दर डेवलप हुआ, और ज़्यादा जैसे ही हम कैरेक्टर्स के बारे में समझने लगे ऑर्गेनिज्म का, ये क्लासिफिकेशन और डेवलप हुआ। और फाइनली 1969 में आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ में, उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, 5 अलग अलग ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आर.एच. विटाकर ने बोला था पहले आइदर हम मोनेरा में क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर इनको फंगी में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लांटी में कर सकते हैं, या फिर एनिमेलिया में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि लीनियस ने बोला था जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको आइदर हम एनिमल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर प्लांट में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इसको और फर्दर ब्रॉडर कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, और भी 3 कैटेगरी आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते थे जिनको कि आप आइदर प्लांटी में कंसिडर नहीं कर सकते, ना ही आप एनिमल्स में कंसिडर कर सकते हो। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, यहाँ पे फर्दर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड हुआ कि अगर इस फर्दर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक के प्रेजेंस होने की वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरा में रखेंगे, या प्रोटिस्टा में रखेंगे, या फिर फंगी में रखेंगे। सो ये कौन कौन सा क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, इसको पहले देख लेते हैं। सो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. Whittaker was
सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया। उसके साथ साथ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, या आइदर ये सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या फिर ये मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा मोड है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, आइदर वो ऑटोट्रॉफ है या फिर हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है, इस तरह से कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू वो जा रहे हैं। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब सबसे पहले मोनेरा आए थे, या प्रोटिस्टा आए थे, या फंगी आया था, या एनिमलिया, या फिर प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको यूज़ करके आर.एच. विटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया था। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वो 5 क्राइटेरिया मिलेंगे या कैरेक्टर मिलेंगे जो कि आर.एच. विटेकर ने यूज़ किया था किंगडम्स बनाने में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप। हमने जैसे ही देखा ये जो 5 किंगडम है, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया होते हैं। सो सेल टाइप जो मोनेरा का है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही ऐसा किंगडम है 5 किंगडम के अंदर जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल टाइप देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी किंगडम्स हैं वो सारे के सारे आपको यूकैरियोटिक देखने को मिलेंगे। वैसे ही जो सेल वॉल है, मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। मतलब यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा इनके सेल वॉल में। क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कुछ पॉलीसेकेराइड हो सकता है, उसके साथ साथ एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। उसी तरह से जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ही हम प्रोटिस्टा किंगडम डील करेंगे वैसे ही आपको समझ में आता चला जाएगा, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर की सेल वॉल प्रेजेंट है। उसी तरह से जो फंगी होते हैं, फंगी के सेल वॉल किस तरह का होता है, काइटिनियस होता है। मतलब इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है। वैसे ही प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, और एनिमेलिया किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होता। उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। और बाकी जितने भी 4 किंगडम प्रेजेंट हैं उन सारे में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, इन सब में यहाँ पे प्रेजेंट दिखाया गया है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो मोनेरा कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म इस तरह से देखने को मिलेंगे। प्रोटिस्टा ये कैसे हैं, ये भी सिंगल सेल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। लेकिन जो फंगी हैं, फंगी मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कभी कभी ये टिश्यू का भी फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन अभी तक फंगी में हायर लेवल ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि बहुत सारे सेल एक जगह पे इकट्ठा हैं। नेक्स्ट अगर प्लांटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टिश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स में अलग अलग तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, राइट, और भी परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर फर्दर एनिमल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेल एग्रीगेट प्लान भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन भी देखने को मिलेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, राइट, क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स भी हैं ये। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मोनेरा कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हों और प्रोकैरियोटिक हों, उनको आप कौन से किंगडम में रखेंगे, उनको आप मोनेरा किंगडम के अंडर प्लेस करेंगे। ठीक उसी तरह से जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होंगे प्लस यूकैरियोटिक होंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोटिक देखने को मिल रहा है तो वो डेफिनेटली
प्रोटिस्टा के अंडर आएगा। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक है तो वो आइदर फंगी में आ सकता है, प्लांटी में आ सकता है, या फर्दर एनिमेलिया में भी आ सकता है। उसके लिए आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में आइदर वो सनलाइट यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं, या फिर किसी और इनऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके भी वहाँ से वो एटीपी का जनरेशन कर सकते हैं और अपना फूड डिराइव कर सकते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक मोनेरा होंगे जिनमें कि कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या फोटोसिंथेटिक भी ये हो सकते हैं। फर्दर ये मोनेरा हेटेरोट्रॉफिक भी आपको देखने को मिलेंगे। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। उसी तरह से जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे, लेकिन प्रोटिस्टा में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे मिलेंगे। फंगी ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ कभी भी नहीं हो सकते। हेटेरोट्रॉफिक में ये पैरासाइटिक होते हैं एंड सैप्रोफाइटिक होते हैं। उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लाइट का यूज़ करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। उसी तरह से जो एनिमेलिया होते हैं ये कम्प्लीटली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफिक या इधर होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं या फिर ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। सो सवाल ये उठता है कि पहले जो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बोला था, या फिर उससे पहले एरिस्टोटल ने कुछ बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको कि फर्दर हमें इवॉल्व करके आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जनरेशन किया। उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया थे या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इन्फ्लुएंस किया 5 किंगडम सिस्टम को बनने के लिए। सो यहाँ पे जो लीनियस ने क्लासीफाई किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसको आइदर प्लांटी किंगडम में रखा था या फिर उनको उन्होंने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया था। सो प्लांटी किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्लेस हो जाते थे जिनके पास की सेल वॉल प्रेजेंट होता था। मतलब इन्होंने दो कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उन्होंने सेल वॉल देखा तो उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांटी के अंदर क्लासिफाई कर दिया, और अगर उस ऑर्गेनिज्म में उन्होंने सेल वॉल नहीं देखा तो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया में डाल दिया। सो प्लांटी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि सेल वॉल तो पोजेस कर रहे थे लेकिन प्लांटी के एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल प्लांटी के अंदर आपको बैक्टीरिया भी देखने को मिल रहा था, इसके साथ साथ आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखने को मिल रहा था। फिर बहुत सारे फंगी भी यहाँ पे आ जाते थे, क्योंकि फंगी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे वो उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ आपको जिम्नोस्पर्म भी देखने को मिल रहा था और एंजियोस्पर्म्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ठीक उसी तरह से जो एनिमेलिया किंगडम था उन्होंने बनाया था, एनिमेलिया में क्या हुआ था, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल वॉल पोजेस नहीं कर रहे थे वो सारे एनिमेलिया किंगडम में आ जाते थे। सो इसी तरह से एक ग्रुप के अंदर यूनिसेलुलर भी आ जाते थे, मल्टीसेलुलर भी आ जाते थे, प्रोकैरियोट भी आते थे, यूकैरियोट भी आते थे। तो इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। प्लांटी के अंदर आपको बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर देखने को मिल रहे थे और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स भी देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्लामाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ओके, क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। उसी तरह से स्पाइरोगायरा भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसको इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एल्गी के साथ प्लेस किया गया था जो कि एक प्लांट है। प्लांट कैसा होता है, ये होगा आपका मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके साथ एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को भी डाल दिया गया था। उसी तरह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में भी कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा था। फंगी जो कि खुद एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप होता है, इसको हमने प्लांट के साथ प्लेस कर दिया था जो कि खुद एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सारे कुछ डीमेरिट्स को देखते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया था, जहाँ पे कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में रख दिया था और भी कई सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही आइडिया कंसिडर हुआ था, जो कि है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया गया था। सो यहाँ पे और भी एक डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसे बोला जाता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ या 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने क्या देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया है, मतलब किंगडम तक हमने पढ़ा है, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5 किंगडम प्रेजेंट है, इसका जो मोनेरा किंगडम है इसको फर्दर और 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्दर इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। वो किस तरह से ग्रुप बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं जो मोनेरा होता है, ओके, यहाँ पे मोनेरा सारे बैक्टीरियाज को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके बारे में कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सो ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है आर्किया, जिसके अंदर के आर्की बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। फर्दर कौन सा होता है, बैक्टीरिया। और तीसरा ग्रुप होता है यूकैरिया। सो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो यूकैरिया ग्रुप होता है इसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और आर्किया एंड बैक्टीरिया ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों को अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। हम इन दोनों को मोनेरा के अंदर भी तो रख सकते हैं, जैसे कि हमने 5 किंगडम में पढ़ा था। मोनेरा कैसे होते थे, मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते थे, ओके, और इनके अंदर सारे बैक्टीरियाज आते थे। लेकिन 3 डोमेन में हमने क्या कर दिया, इस मोनेरा को अगेन हमने स्प्लिट कर दिया आर्किया एंड बैक्टीरिया के अंदर। ये स्प्लिट करने का एक मेजर रीज़न ये था कि मोनेरा के अंदर ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होंगे उनमें अलग अलग सेल वॉल नज़र आ रहे थे। मतलब इनके सेल वॉल का जो कंपोजिशन है ये आपको अलग दिख रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आर्किया होते थे, आर्की में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता था उनमें लिपिड्स तो प्रेजेंट होता था, लेकिन लिपिड के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी देखने को मिलते थे इनके मेम्ब्रेन में। और इन हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड के बीच में एक ईथर लिंकेज बनता था। ये एक तरह का सेल वॉल देखने को मिल रहा था कुछ ऑर्गेनिज्म में। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके मेम्ब्रेन, जिनका जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल प्रेजेंट है, उनमें क्या प्रेजेंट होता था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता था इनके सेल मेम्ब्रेन में। सो इस मोनेरा के अंदर भी ऐसे 2 अलग अलग टाइप के सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। सो फर्दर क्लासिफिकेशन जब किया गया तो इन ऑर्गेनिज्म को हमने सेपरेट कर दिया। एक ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप हमने ऐसे बनाया जिनके पास की सेल वॉल में लिपिड तो प्रेजेंट होता था, उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन और लिपिड के बीच में ईथर लिंकेज होता था, जिसको कि हमने आर्किया के अंदर प्लेस कर दिया। और दूसरा कैटेगरी, दूसरा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर की ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया, ऐसे मोनेरा के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं जिनके पास की सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और इनमें आपको कोई भी ईथर लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ही ग्रुप में हम अभी जानते हैं कि ये दोनों आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों ही मोनेरा के ही फर्दर क्लासिफाइड ग्रुप हैं। सो इसीलिए आर्की एंड बैक्टीरिया ये दोनों ग्रुप के मेंबर्स, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट में आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे। सो इसको अगर मैं और अच्छे से यहाँ पे ग्रुप करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं 3 डोमेन करती हूँ तो 3 डोमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहला एक आर्किया प्रेजेंट है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके साथ एक और ग्रुप प्रेजेंट है यूकैरिया। सो आर्किया एंड बैक्टीरिया ये दोनों मोनेरा से अगेन स्प्लिट हुए हैं। और यूकैरियोट के अंदर कौन कौन से किंगडम आएगा फर्दर, यहाँ पे प्रोटिस्टा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फंगी आ जाएगा, अगेन इसके अंदर आपको प्लांटी देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर एनिमेलिया देखने को मिलेगा। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था उसको हमने फर्दर ग्रुप बना दिया। हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने फिर से इनको 3 ग्रुप में डिवाइड
कर दिया है। उसी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है हमारे अंडरस्टैंडिंग बदलने से। ओके, जैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको फर्दर स्टडी करते चले जाते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ता चला जाता है और हम इन्हीं ग्रुप्स को अगेन फर्दर डिवाइड करते रहते हैं। ये भी पॉसिबल है नियर फ्यूचर में कि अभी जो 3 डोमेन हमने बनाया है वो फर्दर चेंज हो, इसका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ये फर्दर चेंज होने का भी पॉसिबिलिटी है। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हम क्लासीफाई कर रहे हैं। हमने 5 किंगडम के बारे में डिस्कशन किया है। फर्दर वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे इन सारे किंगडम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ईच किंगडम के अंदर आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको डिटेल में समझ में आता चला जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।